टुडेज आयुर्वेदा जो प्लेटफॉर्म है इसमें सभी का स्वागत है। आज हम जो कल 24 ऑफ जुलाई 2025 में एनटीटी करके एक एग्जाम रहता है, मैडम को पता है उसके बारे में हमारा सेशन था। और दो सेशन एंडेड। द सेशन ऑफ एग्जाम ऑफ नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वो एंड हुआ है। एंड न्यू बिगिनिंग फॉर द टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म हम लोग आज चालू करने वाले हैं। आज का डेट भी अच्छा है, 25/7/2025। 2+5 = 7 थाला फॉर द रीजन आई पर्सनली बिलीव द न्यूमरोलॉजी एंड आई एम द बिग फैन ऑफ एम एस धोनी। तो इस दिन से चालू कर रहे, बहुत थोड़ा रश में था, काम थे बहुत सारे। मैडम को अप्रोच किया, मैडम ने भी बोला सर हम लोग करेंगे। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस एंड देन आई विल हैंड ओवर द माइक टू मैडम। ये हमारा स्पेशल संस्कृत ऑनलाइन क्लास रहेगा। मैडम इसके होस्ट रहेंगे। मैडम और एक सर हैं, पुजारी सर। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट रहा है कि जो भी ज्ञान है, जो भी भाषाएं होती है, भाषाएं जो है हमने क्या करनी चाहिए, आपकी मदर टंग में सीखनी चाहिए। जो भी आपका मदर टंग आहे, जब रिजनल हो मराठी, मायबोली मराठी ज्याला आम्ही म्हणतो, तर त्या मायबोली मराठीसाठी आपण पुजारी सरांना वेगळं ॲज अ फॅकल्टी म्हणून अपॉइंट केलेलं आहे, ते त्याच्यात करतात। अतिशय सुंदर त्यांचा एक्सपिरियन्स आहे। मॅडम पण आहेत, आता मॅडम बद्दल मी सांगणार आहे। तर हिंदी, ये हिंदी जो है, हिंदी और अंग्रेजी, ये जो लैंग्वेजेस है, वो लैंग्वेजेस मोस्टली कमांड जो है वो उस तरीके से बच्चों को चाहिए, है ना। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए हमने अप्रोच किया था डॉक्टर रमनदीप कौर मैडम, धालीवाल मैडम। रमनदीप कौर धालीवाल मैडम ये बेसिकली अमृतसर से है, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा अभी। तो ये आपके साथ आपका जो भी संस्कृत का अमूल्य ज्ञान उन्होंने अचीव किया है वो इन डेप्थ करेंगी। मीडियम ऑफ लैंग्वेज विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। इजी टू अंडरस्टैंड टिक अप्रोच उनका रहेगा। और ये पैन इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा, नॉट कंस्ट्रिक्टेड टू द ओनली महाराष्ट्र पीपल, एमयूएचएस। और सबको तो एनसीएसएम का ही सिलेबस आगे करना है। अभी इसमें ऐसा है कि ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज प्लेथोरा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, दैट मीन्स द प्लेटफॉर्म कार्डियोलॉजी का जो काकानी सर का प्लेटफॉर्म है, और हम लोग मतलब टुडेज आयुर्वेदा। और इसमें मैडम का खुद का ब्रांड है, दैट्स वी विल इंट्रोड्यूस लेटर ऑन इन नेक्स्ट सेशन। इट्स कॉल्ड एज संस्कृत गीतानी, completely focus on the संस्कृत स्पेशलाइजेशन। एंड मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैडम को भी। आई एम गोइंग टू रीड हर सम एक्सपर्टीज। आपको पता चाहिए ना कौन है स्पीकर, है ना। तो वो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली संस्कृत जो लैंग्वेज है वो एक आर्ट है। पातंजलि योग शास्त्र से वो आया है ना। पातंजलि योग शास्त्र आप जानते हो, मगर उसके पहले जो ऋषि हुए थे उन्होंने संस्कृत के बारे में डिटेल में ग्रंथों में इसका वर्णन है। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इसको कहा जाता है। तो हमारे जो स्पीकर हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करता हूँ। मैडम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुआ है, बीए। उसके बाद मास्टर्स इन संस्कृत फ्रॉम द अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक लर्निंग फ्रॉम दरभंगा, उनसे उन्होंने 2000 और 2004 के बीच में काम किया है। संगीत में उनकी बड़ी रुचि है। अ, संगीत प्रभाकर, ये जो ये होता है फ्रॉम द प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से उन्होंने करा है। उसके साथ साथ उन्होंने मास्टर्स भी करा है। आई थिंक शी इज अपियरिंग इन द मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी एंड आर्किटेक्ट ऑल्सो, एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन मेंटल एंड हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज, along with from 2004 to 2018 working as a music teacher in the Janakpuri, New Delhi Swara Sadhana Kendra।
तो एक ऐसा वर्सटाइल पर्सनैलिटी आपके सामने है, एंड वेरी नोन पर्सन। एंड 2019 से लेके 2021 तक म्यूजिक टीचर वो रही है जनकपुरी के स्वर साधना केंद्र एकेडमी में। आगे जाके वो 2022 और 2000 जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक संस्कृत लेक्चर रही है माई भावगो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, श्री मुक्तार साहिब ये कॉलेज में। और प्रेजेंटली वर्किंग एज ए संस्कृत टीचर इन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्या भारती सीबीएसई। ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने संस्कृत स्पीकर एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट एट ऑल इंडिया रेडियो जालंधर। तो ऑल इंडिया रेडियो का भी मैडम का एक्सपीरियंस है। जो एंकर्स होते हैं बड़े बड़े, तो उन अच्छे एंकर्स में से मैडम एक है। और वो प्रेजेंट में कर भी रहे, 2022 से उनका चल रहा है। संस्कृत राइटिंग इन वेरियस संस्कृत न्यूज़पेपर्स वो करती है। योगा एंड प्राणायाम शिक्षा समिति में भी वो काम करते हैं। एंड टीचिंग ही टीचिंग इज हर पैशन इन म्यूजिक एंड संस्कृत। हमारी जो मुलाकात हुई है वो हमारे एनटीटी के क्लासेस में हुई थी, जब वी वेर अप्रोचिंग टू द पैन इंडिया स्टूडेंट्स। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैडम की और मेरी वेवलेंथ मैच हो रही है इन द पैशनेट अबाउट, शी इज ऑल्सो पैशनेट अबाउट टीचिंग। तो वी विल अप्रोच, वी हैव अप्रोच पर्टिकुलरली। एंड एक वो जो मोड़ आ गया, वो यही मोड़ है कि अभी हम लोग चालू कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द सेशन, एंड आई एम गोइंग टू टेक गिव द चार्ज टू द मैडम। ओके, ठीक है मैडम, आप शुरू करिए। आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं होस्ट हूँ आज। नमस्कार सर, योर वॉल्यूम इज वेरी डाउन। ओके, नो इश्यू मैडम, वो आ जाएगा एडिटिंग में। बोलिए। मैं सिलेबस शेयर करूं या और कुछ शेयर करूं आपको? ये टेलीग्राम की विंडो है मैडम अपनी। जो आपने भेजे थे वो भेजू क्या? मतलब ये एक फाइल था सिलेबस का, उसके बाद ये एक फाइल था सर, संस्कृत व्याकरण। नहीं सर, दूसरे वाला फाइल जो मैंने भेजा था ना, संस्कृत डॉक अल्फाबेट। डॉक्यूमेंट, यस ये वाला, संस्कृत अल्फाबेट्स। ये वाला। यस। ओके, संस्कृत अल्फाबेट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड डॉक्टर हितेश्वर लोनारे सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, especially to Hiteshwar Lonare sir, who is representing me in today's Ayurveda platform. My name is Ramandeep Kaur, and I am in Sanskrit teaching since 20 years. And I am very happy because I am giving you Sanskrit lectures according to your BAMS Sanskrit syllabus. Today, I will give you an introduction of Sanskrit Varnamala. You all know there are 26 letters in the English alphabet, but there are 52 letters in the Sanskrit alphabet. संस्कृत अल्फाबेट हिंदी में जिसे हम बोलेंगे वर्णमाला। जैसे आप जानते हैं कि जब आप आंग्ल भाषा को सीखते हैं तो 26 उसके अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में वही अल्फाबेट्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 52। The Sanskrit alphabet consists of 52 characters categorized as follows. जो संस्कृत की वर्णमाला ही है वो अंग्रेजी भाषा से, आंग्ल भाषा से दो गुनी है। जब आप सब स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड से आते हैं और जब आयुर्वेदा के फील्ड में आप एंटर करते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में, आपको लगता है कि ये संस्कृत नाम का कौन सा भूत है जो हमारे पीछे
लग गया है। हाय, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अब कैसे करेंगे? तो ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है। आप सबके क्वेरीज को, आप सबके क्वेश्चंस, उन सबको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो संस्कृत लैंग्वेज जो है, उसमें आपको बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप पिछली कक्षाओं में हिंदी पढ़े हैं, तो उसमें जो हिंदी देवनागरी लिपि में आप पढ़े हैं, तो वैसे ही संस्कृत की लिपि भी देवनागरी ही रहेगी। और संस्कृत जो है, हम बोलते हैं कि सभी भाषाओं की जननी है। तो आप बिल्कुल भी इससे डरिए मत। अगर आप इसको जननी बोलते हैं, तो ये माँ की तरह आप सबका ख्याल भी रखती है ये लैंग्वेज। और इसके जो सबसे पहला चरण आता है इसकी वर्णमाला को समझने के लिए, वो क्या है? वॉवल्स, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं वॉवल्स, स्वर। और संख्या में वो कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे से आपको संस्कृत भाषा की वर्णमाला का परिचय दे रहे हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ और औ। ये हो गए आपके वॉवल्स, यानी कि स्वर। तो सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में हमारे पास क्या आता है? अनुस्वार, जिसे हम बोल देते हैं एक बिंदु के, एक छोटे से डॉट के आकार का एक ऐसा स्वर, जिसे हम बोलते हैं संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और संख्या में ये कितना होता है? केवल एक। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हिंदी भाषा में जो आप देवनागरी के कुछ वर्ण लिखते थे, तो संस्कृत में वही देवनागरी के ही वर्ण हैं, लेकिन उन वर्णों के पीछे हम दो बिंदियां लगी हुई देखते हैं। ये भी मात्रा में, संख्या में एक ही रहता है, जिसे हम बोलते हैं विसर्ग। तो कितना हुआ? 11 आपके स्वर हो गए, एक आपका अनुस्वार हो गया, और उसके बाद एक आपका विसर्ग हो गए। तो कुल कितने हो गए? 13 हो गए, 13 हो गए। इसके आगे हम चलते हैं। तो अगली संख्या में जो आगे हमारे पास आते हैं, वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। और ये संख्या में कितने हैं? 39 लेटर्स। और इनकी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इनको सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे सबसे पहला क्या आता है? क वर्ग। इसमें कितने हैं? 5। क, ख, ग, घ और अंगा, जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं च वर्ग, यानी कि पैलेटल जो है। इसमें क्या आ गए? च, छ, ज, झ और अन। फिर उसके बाद रेट्रोफ्लेक्स लेटर्स जो हैं, ट वर्ग जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या आ गया? ट, ठ, ड, ध, अण, ड और ढ। फिर उसके बाद दंतव्य जिसको हम बोलते हैं डेंटल, वो क्या है? तवर्ग। उसमें हमारे पास जो वर्ण आते हैं, संख्या में 5 होते हैं। त, थ, द, ध और न। तदुपरांत हमारे पास आता है प वर्ग, यानी कि प, फ, ब, भ और म। उसके बाद आते हैं सेमी वॉवल्स, यानी जिनको हम अंतःस्थ वर्ण बोलते हैं। जैसे य, र, ल और व। अंतःस्थ वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, तो ये बिल्कुल हमारे अंतःकरण से, बिल्कुल हमारे कंठ के गहराई से इनका उच्चारण होता है। जैसे य, र, ल, व।
उसके बाद आते हैं ऊष्म, सिबिलेंट्स, जिसको आप आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। ऊष्म क्या है? ये ऐसे चार वर्ण हैं, जैसे श, श, स और ह। ऊष्म इनको क्यों बोला जाता है? जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्म वायु निष्कासित होती है, उन्हें हम ऊष्म वर्ण बोलते हैं। जब आप इसको बोलेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि ऊष्म वर्ण इनका नाम क्यों रखा गया है। और इसी श्रेणी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो इस श्रेणी में कुछ और व्यंजन आते हैं जो कि इन वर्णों से ही संयुक्त होकर के बनते हैं। जैसे हम जब लिखते हैं क्षेत्र, तो क कबूतर वाला और षटकोण वाला श, इन दोनों को मिलाकर आपका बन गया क्षेत्र वाला श। और त्रिशूल वाला जो त्र है वो आपका कैसे बनता है? त के पैर में हलंत जमा र, इसको मिलाकर के क्या बन गया? त्र। फिर है ज्ञ। ज्ञ जो है ये दो प्रकार से पढ़ा जाता है। जैसे आपके महाराष्ट्र में जब आप बोलते हैं तो आप श्लोक पढ़ते हुए बोलते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य। लेकिन पंजाब में जो हमें उत्तर भारतीय पद्धति से जो पढ़ाते हैं, पंजाब में हम लोग जो पढ़े हैं उसमें हम बोलते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य। जैसे आप लोग बोलते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर, तो हम लोग पंजाब के लोग बोलते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज। तो हमारे जब ज्ञ को संयुक्त वर्ण के रूप में पढ़ाया जाता है पंजाब में, तो उसमें ज और य को मिक्स किया जाता है। लेकिन आपके महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है ज जमा अना। तो आपको आपके उसी एक्सेंट में ही पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है श्र। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं श्रुति, श्रवण। अब काफी सारे जो इंग्लिश माध्यम से पढ़े हुए होते हैं स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम से आते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि किस स्थान पर हमने श्रुति वाला श प्रयोग करना है, किस स्थान पर शेर वाला श लिखना है, और किस स्थान पर हमने छात्र या छात्रा, स्टूडेंट वाला छतरी वाला छ लिखना है, या किस स्थान पर, जैसे आयुर्वेदा में आप पढ़ते हैं ना षट रस होते हैं, तो किस स्थान पर षटकोण वाला श पढ़ना है, उनको ये नहीं पता होता जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके आते हैं। तो जब आप संस्कृत में आते हैं तो आपको इन सब वर्णों का कैसे, कहाँ से रचना हुई, किसको जोड़कर कौन सा वर्ण बना, ये बेसिक्स से आपको इसीलिए स्टडी करवाया जाएगा। तो श्रुति वाला जो श है, ये शेर वाले श को आधा करके इसके पैर में हलंत, जो खड़ी रेखा है, इसको बोलते हैं हलंत। और जब किसी अक्षर को संस्कृत भाषा में आधा करके लिखना होता है, तो उस अक्षर को पूरा लिख के उसके पैर में एक खड़ी रेखा डाल देते हैं, तो इससे वो अक्षर आधा हो जाता है। तो शेर वाले श में हमने र मिक्स किया तो ये बन गया श्रुति वाला श्र। ये संख्या में कुल कितने हो गए? श, त्र, ज्ञ और श मिलकर कितने हो गए? चार। और इसी श्रृंखला में अगर हम आगे और आगे बढ़ते जाते हैं, तो इन सबको अगर जोड़ कर देखते हैं, इनका टोटल, उनकी काउंट करते हैं इसको, तो कितने हो गए? 11 स्वर हो गए, एक अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग हो गया, 13 हो गए। और फिर आगे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है ना, ये सारे जोड़ हो गए। फिर सेमी वॉवल्स, सिबिलेंट्स हो गए, कंबाइंड कॉन्सोनेंट्स यानी संयुक्त व्यंजन। तो इन सबको मिला के हमारे पास संस्कृत वर्णमाला के कुल कितने अक्षर सामने आते हैं? 52 अक्षर। संतों ने अपने श्लोकों के माध्यम से लिखा है कि संस्कृत भाषा में 52 अक्षर होते हैं। और संस्कृत भाषा के जो 52 अक्षर हैं, उन्हीं में ही सारी भाषाओं के अक्षर समाये हुए हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। और आप सबके लिए एक आसान बात है कि आप आजकल के बच्चे हैं,
तो जैसे मैंने जब पढ़ाई की तो उस समय उपनिषद की जब स्टडी करवाते थे तो उसमें वैदिक लिपि के और ब्राह्मी लिपि के भी कुछ अक्षर संस्कृत में लिखने पड़ते थे। आज भी जो स्टूडेंट्स संस्कृत के क्षेत्र में आगे जाकर रिसर्च स्कॉलर्स बनते हैं, या फिर वो पीएचडी में कोई ऐसा ब्राह्मी लिपि का या फिर वैदिक लिपि का कोई सिलेबस ऐसा टॉपिक वो चूज करते हैं, तो ब्राह्मी लिपि लिखना पढ़ना और समझना सबसे अधिक मुश्किल है। सबसे जो इस युग में जब संस्कृत भाषा जो हमारे देवता लोग बोलते थे, ब्राह्मी ब्रह्मा जी से निकला है ब्राह्मी वर्ड। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो देवताओं की जो एक्चुअल भाषा थी उसका उच्चारण, उसको लिखना पढ़ना वो सबसे मुश्किल संस्कृत थी। फिर जैसे जैसे वेदों की रचना हुई, वेद जिसे अपौरुषेय वाणी बोलते हैं, फिर वैदिक लिपि में वो और सरल रूप से हमारे सामने आई। लेकिन फिर जैसे जैसे युग परिवर्तित होते गए तो ऋषि मुनियों ने वेदों का सरलीकरण किया उपनिषदों के द्वारा। फिर उपनिषद भी जन साधारण के लिए सुलभ नहीं थे, फिर पुराणों का उन्होंने सृजन किया, अनुवाद किया गया। फिर महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को बोला कि आप महापुराण और उपपुराण लिखिए, वो और भी सरल रीति से हमारे सामने आए। तो यूं वैदिक लिपि से हम सब कहाँ प्रविष्ट हो गए, देवनागरी लिपि में। और वही देवनागरी लिपि आज हिंदी में और संस्कृत में जो वर्णमाला के हम वर्ण लिखते हैं उसे ही हम देवनागरी लिपि बोलते हैं। तो ये बहुत ही सुलभ रूप से बुक्स हमारी आयुर्वेदा के ग्रंथ या संगीत के ग्रंथ या नृत्य के ग्रंथ, जिस भी विद्या को आप इंडिया की पुरानी विद्याओं को पढ़ना चाहते हैं तो वो सारे ही ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं और देवनागरी में इनका ट्रांसलेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ भी संस्कृत की जो सबसे प्रसिद्ध महर्षि पाणिनि जो है उनकी अष्टाध्यायी वो भी आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिल जाता है, हिंदी ट्रांसलेशन में मिल जाता है। और यूं आज देवनागरी लिपि के रूप में संस्कृत की शिक्षा वाली पुस्तकें या फिर ग्रंथ दोनों ही उपलब्ध हैं। तो हम भी जो आपका बीएएमएस का सिलेबस है, चाहे वो आपके श्लोक हैं, चाहे वो वैदिकीय सुभाषितम का पाठ है, चाहे वो आपके पंचतंत्र पुस्तक का कोई हिस्सा है, वो सब देवनागरी लिपि के माध्यम से हम आपके समक्ष वो वन बाय वन लेक्चर्स के द्वारा वो सब प्रस्तुत करते जाएंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसके लिए भी हम लेक्चर में 15 मिनट्स 10 मिनट्स का टाइम अवश्य रखेंगे ताकि आप अपनी क्वेरीज पूछ सकें। और इजीली वो जो सारा सिलेबस है वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकें, चाहे वो आपके आयुर्वेदा के ग्रंथों से है, चाहे वो आपका संस्कृत ग्रामर का है, चाहे वो आपका संस्कृत लिटरेचर का है। वो इजीली आपको सारे लेक्चर्स बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सर, ये यही चाहिए था मुझे। ओके मैडम, सिलेबस फिर अभी इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को या ये दूसरा वाला सेट करना है? कैसे करना है बोलिए। सर आपकी ना वॉल्यूम कम आ रही है। कोई नहीं, मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी यही पेज यही पेज जो। यही पेज एक्सप्लेन करना है हाँ जी। जो दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ जी, यही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके अकॉर्डिंग मैं हाँ जी। जूम कर दूँ। जैसे जो स्टूडेंट्स मेडिकल के फील्ड से आते हैं, जब वो संस्कृत सब्जेक्ट को पहले दिन कॉलेज में आकर देखते हैं, संस्कृत की बुक देखते हैं, तो वो सारा देखते हैं कि संस्कृत के श्लोक हैं, उनको हिंदी जैसे अक्षर उसमें देखने को मिलते हैं तो काफी घबराते हैं वो। फिर उनके आयुर्वेदा के जो जैसे सुश्रुत संहिता हो गई, अष्टांग हृदयम हो गया, अष्टांग रहस्यम हो गया, वैदिकीय सुभाषितम, पंचतंत्रम, है ना, अपरीक्षित कारकम का हिस्सा जो उनके सिलेबस में आता है, तो उनको लगता है ये क्या है, हिंदी के ही अक्षर इसमें लिखे हुए हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इतने वर्षों से वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशल मैंने ये तैयार किया था कि जो आपके वो इंग्लिश की जो आप ग्रामर पढ़ते आए हैं ना इतने वर्षों से, उन्हीं के कुछ नेम है जिसे आपने संस्कृत में समझना है।
और अगर आपको वो संस्कृत नेम याद नहीं रहते ग्रामर के लेसन के चैप्टर के, तो आप अपने दिमाग में अपना इंग्लिश ग्रामर का वो लेसन लाइए, और साथ में वहां पर सोचिए कि इंग्लिश का जो नाउन है, इंग्लिश में ग्रामर में जो हम नाउन वाला लेसन पढ़ के आए हैं पिछली क्लासेस में, उसी को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को एक्सप्लेन करता है, जो हम नाउन जिसको समझते थे, संस्कृत भाषा में नाउन को हमने संज्ञा कहना है। तो इस तरह से जब आप इंग्लिश के माध्यम से आप याद करेंगे ना, तो आपके लिए संस्कृत की ग्रामर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर पंचतंत्रम का पाठ भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, वैदिकीय सुभाषितम के पाठ भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, और ग्रामर के लेसन्स को समझना भी कोई मुश्किल नहीं। अब जैसे जो आपका इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन होता था लेसन, उसको हम संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। यानी सभी नामों के लिए जो वर्ड प्रयुक्त होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम। जैसे मेल के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए वही वर्ड, और फेमिनिन जेंडर के लिए भी वही वर्ड, और न्यूटर जेंडर के लिए भी। जैसे संस्कृत भाषा में एक शब्द आता है तद, तद का बदला हुआ रूप तीनों जेंडर्स में क्या बन जाता है? तद का अर्थ होता है वह, और वह को पुरुष के लिए प्रयोग करना है तो संस्कृत में बन जाएगा सह। फिर इसका रूप आगे चलेगा। किसी महिला के लिए प्रयोग करना है तो क्या बन जाएगा? सा। और किसी वस्तु के लिए प्रयोग करना है तो क्या बन जाएगा? तत्। तो सभी नामों के लिए वो जो प्रयुक्त हुआ शब्द वो क्या हुआ? सर्व। यानी सभी नामों के लिए जो प्रयुक्त हुआ, जिसे आप इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन बोलते आए हैं, वो आपका यहाँ पर हो गया सर्वनाम। और जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते थे कि वर्ब के आगे आप कुछ फिक्स करते थे, जिसे बोलते थे प्रीफिक्स, तो उसी चैप्टर को संस्कृत लैंग्वेज में हम बोलेंगे उपसर्ग। जैसे हिंदी का एक वर्ड होता है भाव, भाव के आगे अगर आप प्र शब्द जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है? प्रभाव। तो उपसर्ग क्या जुड़ा? प्र, और शब्द क्या है? भाव, तो क्या बन गया? प्रभाव। तो इस तरह से कुछ मूल शब्दों के आगे कुछ विशेष शब्द जब आप जोड़ेंगे, प्रीफिक्स, जो आप लेसन समझते आए हैं संस्कृत में, उसका नाम है उपसर्ग। फिर आगे चलकर आपका क्या आता है? कारक। कारक क्या है? जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते थे कि आ, मान लीजिए कि राम ने ये काम किया, तो उसमें संस्कृत भाषा का कौन सा कारक आ गया? प्रथम कारक आ गया। फिर द्वितीय कारक आ गया, कर्म कारक आ गया। फिर आप पढ़ते थे कि उसके द्वारा ये काम हुआ, तो फिर करण कारक आ गया। ये ऐसे 7 कारक होते हैं, और 8वां होता है इसमें संबोधन। जब आपका ये लेसन आएगा आगे चलकर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। फिर आपकी संस्कृत ग्रामर में एक लेसन आता है शब्द रूप। शब्द रूप क्या है? फॉर्म्स ऑफ ए वर्ड कॉल्ड विभक्ति। इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में, जैसे आपका एक कर्ता होता था, वो कर्ता कभी खाता है, कभी कुछ काम करता है, कभी वो किसी को कुछ देता है, कभी किसी के लिए करता है, कभी वो किसी से बिछुड़ जाता है, या कभी वो छत पर जाता है, कभी किसी झूले पर चढ़ जाता है वो कर्ता। तो ये 7 अलग अलग जो उसने क्रियाएं की हैं, है ना? तो शब्द रूप में हम उसी की अलग अलग जो फॉर्म है, जो आपका सब्जेक्ट होता है, उसकी अलग अलग फॉर्म के 7 वाक्य बनाते हैं। और फिर जैसे हम 8वां जो वाक्य बनाते हैं संबोधन, जिसमें हम आपके सब्जेक्ट को बोलते हैं ना, जैसे भगवान को हम बोलते हैं ओ लॉर्ड राम, प्लीज सेव अस। तो संबोधन आ गया ना उसमें, ओ लॉर्ड राम। तो ऐसे ही संस्कृत के शब्दों का एक संबोधन वाला सेंटेंस होता है, जिसे हम 8वां कारक बोलते हैं, या 8वीं विभक्ति कहकर संबोधित करते हैं। और जैसे आप देखते हैं कि हिंदी भाषा में या आपकी मराठी में, तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है,
और इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि या तो एक वचन होता है जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, और या फिर बहुवचन होता है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत भाषा में और जर्मनी में क्या होता है, एक वचन होता है, फिर द्विवचन होता है, और फिर बहुवचन होता है। तो एक वचन क्या रहा, सिंगुलर वॉइस, और द्विवचन क्या रहा, डुअल वॉइस, और बहुवचन क्या रहा, बहुवचन का क्या रहा, प्लूरल वॉइस। तो इसमें तीन तरह के ये वचन चलते हैं। फिर आगे चलकर लिंग वही तीन ही होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और वो नपुंसक लिंग जो होता है, सिंगुलर, सॉरी, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर, ये तीन ही लिंग आपके उसमें चलते हैं। फिर अगला हमारा पाठ आता है कि जैसे इंग्लिश ग्रामर में होता था, वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती, तो संस्कृत में जब आप वर्ब की फॉर्म का नाम याद करेंगे उसे क्या बोलते हैं, क्रिया रूप या फिर धातु रूप बोलते हैं। तो इसमें जैसा कर्ता होता है वैसे ही धातु, जैसा काल होता है, जैसे फ्यूचर हो गया, या भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया, या वर्तमान है, प्रेजेंट है ना, तो वैसे वैसे इसके लकार बन जाते हैं। जैसे लट लकार हो गया प्रेजेंट टेंस के लिए, फिर लंग लकार हो गया आपका पास्ट के लिए, विधिलिंग हो गया आपका चाहिए अर्थ के लिए, और फिर आपका भविष्यत हो गया आपके फ्यूचर टेंस के लिए। तो अलग अलग वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उनको अलग अलग काल के टेंस के अनुसार हम कैसे ढालते हैं, ये आपके इस धातु रूप पाठ में आ जाएगा। फिर होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में कंपाउंड्स, जिसको हम संस्कृत भाषा में कहते हैं समास। तो ये आपका एक विशेष चैप्टर है, काफी बड़ा है। इसके अलग अलग प्रकार आते हैं, इसकी अलग अलग टाइप्स आती हैं आगे चल के। इसमें बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना देना, छोटे में उसको बोल देना, वो बोलते हैं समास। फिर आता है संधि, एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है, आम जीवन में भी हम सब प्रयोग करते हैं कि अच्छा आप दोनों की संधि हो गई, कि पहले आप दोनों अलग अलग थे, या आप बोलते नहीं थे, या कोई झगड़ा हुआ था, हम बोलते हैं, आम जन की भाषा में भी संधि शब्द आता रहता है। लेकिन जब संस्कृत व्याकरण को हम समझते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ सम वॉवल्स, कंपाउंड्स एंड विसर्ग। उसमें तीन तरह की संधियां आती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का साधारण अर्थ जो होता है कि जुड़ना, कुछ शब्दों का जुड़ना, कुछ शब्दों के जुड़ने से नए शब्दों का बनना। लेकिन संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के मेल से कुछ शब्दों का लोप होता है और कुछ शब्दों का प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। ये आपका संधि लेसन हो गया। फिर उसी संधि को जब हम सेपरेट करते हैं, जैसे आपके सामने विद्यालय एक शब्द है, विद्यालय को जब आप अलग से करते हैं तो उसे प्रक्रिया को संस्कृत में बोलते हैं संधि विच्छेद। पंजाब में जिन लोगों को संस्कृत जैसे जो सीखते हैं, तो जैसे मैं पंजाबी हूँ, तो उनको जैसे नहीं कुछ मुश्किल नहीं समझ आता, तो पंजाबी में मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, संधि विच छेद, यानी किसी चीज में छेद कर देना, उसे तोड़ देना, उसे दो अलग हिस्सों में बांट देना या काट देना। तो ये क्या है, संधि विच्छेद, ब्रेकिंग डाउन ए कंपाउंड और वर्ड। आपके सामने विद्यालय शब्द है, तो इसको आप तोड़ेंगे, काटेंगे तो क्या करेंगे, विद्या जमा आलय। तो जब आगे चलकर ये कट करके बट करके दो हिस्सों में आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, संधि विच्छेद। ये दोनों शब्द हमने अलग अलग करके लिख दिए। तो उसी संधि को कहीं पर वर्णों को जोड़कर लिखना है, उसे हम संधि बोलते हैं। जब उन्हें अलग करके लिखना है, वर्णों को या स्वरों को, तो फिर हम उसे संधि विच्छेद बोलते हैं। फिर आगे आपका आ जाता है अव्यय। अव्यय जो शब्द है ये अपने आप में ही एक परिभाषा है, जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, अव्यय। जैसे मैं जहां जहां जाता हूं वह मेरे पीछे पीछे आता है।
अब इसमें पुल्लिंग के लिए ये वाक्य प्रयोग किया, लेकिन जहां जहां और वहां वहां ये जो अव्यय शब्द आए, अगर हम स्त्रीलिंग के साथ इसका प्रयोग करेंगे ये तब भी वैसे रहेंगे। मैं जहां जहां जाती हूँ वो तब भी वहां वहां आता है। लिंग बदलने से, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बदलने से वहां वहां और जहां जहां जो अव्यय लगा इस हिंदी वाक्य में, वो यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुआ। इसलिए अव्यय क्या है? नेचुरल ऑर्डर और कनेक्शन ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ये जोड़ते हैं वाक्यों को। जैसे जहां जहां मैं जाती हूँ वहां वहां वो आता है। ये योजक शब्द भी होते हैं, और जिनको हम विनष्ट नहीं कर सकते ये वो शब्द भी होते हैं। और लिंग के अनुसार, काल के अनुसार, समय या वस्तु के अनुसार ये बदलते नहीं हैं। जैसे यत्र अहम गच्छामि सह तत्रैव आगच्छति। यत्र और तत्र संस्कृत के जो अव्यय शब्द हैं ये कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे, चाहे कोई महिला के साथ जोड़े, निर्जीव वस्तु के साथ जोड़े, या फिर हम इसे किसी पुल्लिंग शब्द के साथ जोड़कर प्रयोग करें। फिर आप इंग्लिश ग्रामर में जो एडजेक्टिव पढ़ते थे उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? विशेषण। जो किसी शब्द की विशेषता को दर्शाकर बढ़ाए। जैसे सह शुकः तत्शुकस्य वर्णः हरित वर्णः अस्ति। उस तोते का रंग क्या है? हरा। वह जो तोता है उसका रंग क्या है? हरा रंग। तो ये तोते की विशेषता को जिसने बताया, वो शब्द, वो एडजेक्टिव जिसे आप बोलते आए हैं आज तक, उसे संस्कृत भाषा कहती है विशेषण। मैडम, फिर हाँ, है कि एक विशेषण। मिनट बचा है खाली, लास्ट। हाँ जी सर। देयर आर तो लिमिटेशन। ये विशेष्य जो है वो आपकी विशेषण की एक विशेषता को बताएंगे लिंगों के अनुसार। फिर उसके बाद वैदिकीय सुभाषितम में आपका पदच्छेद आ जाएगा, विग्रह वाक्य आ जाएगा, भावार्थ और अन्वय आ जाएगा। फिर आपके सिलेबस में जो पंचतंत्र की 5 कहानियां हैं उसमें कथा का सार आपको बताना है, श्लोक की व्याख्या करनी है और प्रसंग बताना है। ये आपके कुल जो आपका टोटल जो सिलेबस है संस्कृत का, लिटरेचर का और आयुर्वेद के ग्रंथों का और आपकी ग्रामर का, उसकी एक छोटी सी हमने एक प्रेजेंटेशन आपको दी है, ताकि आपके माइंड में एक फ्रेम बन जाए कि आपको ये आपके आने वाले सिलेबस में पढ़ना है।